नमस्ते। आज के इस मजेदार विश्लेषण में हम सब मिलकर बच्चों की डरावनी कहानियों का एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर किसी का बचपन जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं वो चुपके से कहानियां सुनने का डर और मजा हम सबने महसूस किया है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस थ्रिल के पीछे की साइंस और मैकेनिक्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं एल्विन श्वार्ट्ज की इस बेहद क्लासिक और रिदमिक लाइन से। इन अ डार्क डार्क वर्ल्ड देयर वाज अ डार्क डार्क हाउस। ये सुनते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये छोटी सी लाइन इस पूरे विषय के लिए एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर सेट कर देती है। ये ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे शब्दों का लगातार दोहराव और एक के बाद एक छोटी और अंधेरी होती जगह का जिक्र दिमाग में तुरंत एक डरावना और रहस्यमयी दृश्य बना देता है। पहला हिस्सा, आखिर बच्चों को डर इतना पसंद क्यों है? अब जरा एक बहुत ही अजीब बात पर गौर करते हैं। हम छोटे बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाते ही क्यों हैं? एक तरफ तो कोशिश रहती है कि बच्चों को हर खतरे से बचा कर रखा जाए, हमेशा सुरक्षित महसूस करवाया जाए, और दूसरी तरफ जानबूझकर उनके दिमाग में डर डालने की कोशिश की जाती है। इस अजीब से पैराडॉक्स या विरोधाभास के पीछे आखिर क्या लॉजिक हो सकता है? इसका जवाब सच में काफी सरप्राइजिंग है। असल में उम्र के हिसाब से चुनी गई डरावनी कहानियां बच्चों के लिए एक सुरक्षित सैंडबॉक्स का काम करती हैं। ये उनकी इमोशनल रेजिलियंस यानी मुश्किलों से निपटने की लचक को बढ़ाती हैं। जब बच्चे इन कहानियों को सुनते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति जागृत होती है। ये कहानियां उन्हें डर जैसी मुश्किल भावना को एक बिल्कुल सेफ स्पेस में महसूस करने और समझने का मौका देती हैं, ताकि जब असल जिंदगी में किसी डर का सामना हो तो दिमाग पहले से तैयार रहे। मतलब नियमित मात्रा में डर असल में दिमागी विकास के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा हिस्सा, डर और मजे के बीच एक परफेक्ट स्पूकी बैलेंस कैसे बनाया जाता है। छोटे बच्चों और थोड़े बड़े बच्चों की कहानियों के मैकेनिक्स एकदम अलग होते हैं। छोटे बच्चों की कहानियों में टेंशन को खत्म करने के लिए हमेशा एक मजेदार या सिली सा ट्विस्ट जोड़ा जाता है। जैसे अंडरपेंट्स नाम की कहानी को ही देख लीजिए, जहां भूत किसी को डराने नहीं बल्कि सिर्फ अपने अंडरपेंट्स के बारे में बात करने आता है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बच्चों के लिए लिखी गई द 13th फ्लोर जैसी अर्बन लेजेंड्स में सस्पेंस लंबा चलता है। उनका वातावरण ज्यादा गहरा और डार्क होता है, क्योंकि थोड़े बड़े बच्चे उस सस्पेंस और टेंशन को बेहतर तरह से हैंडल कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा, आइए इस सबको कुछ क्लासिक कहानियों और मशहूर लोक कथाओं के जरिए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर द हैरीटो नाम की कहानी को लेते हैं। यहाँ इन उड़ते हुए पत्तों और हवा के झोंकों पर ध्यान दीजिए। पता चलता है कि कहानी का विजुअल और टेक्सचुअल वातावरण शुरुआत से ही एक बेचैनी पैदा कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। हवा की उस रोने और कराहने जैसी आवाज से सीधे दिमाग में एक ऐसा ईरी एटमॉस्फेयर बनता है जो बिना कुछ कहे सस्पेंस को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे ये पोयम आगे बढ़ती है, डर का लेवल भी वैसे वैसे ऊपर जाता है। हवा की आवाजें तेज होने लगती हैं और घर की लकड़ियां चमचराने लगती हैं। पढ़ने में वो एक लय और शब्दों का लगातार दोहराव इस बात को और पक्का करता है कि वो अनजान आकृति धीरे धीरे कदम दर कदम बिस्तर के और करीब आ रही है। ये टेंशन और एंटिसिपेशन बढ़ाने का एक सच में लाजवाब तरीका है। अब जरा इस खौफनाक लाइन को सुनिए, Where's my hair red red toe? इस पॉइंट पर आकर कहानी में डायलॉग का ड्रामेटिक और परफॉर्मेटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब इसे खींचकर एक भयंकर और कांपते हुए आवाज में सुनाया जाता है तो ये बच्चों को वो थिएट्रिकल थ्रिल देता है जिसे वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये उन्हें डर की उस छोटी पर ले जाता है जहां पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहानी पर टिकी होता है। लेकिन सोचिए, इतनी सारी टेंशन बनने के बाद अचानक होता क्या है? छोटे बच्चों की कहानियों में यहां एक बहुत बड़ी रिलीफ आती है। उस सारी टेंशन को अचानक से एक बिल्कुल बेहुदा और एब्सर्ड ट्विस्ट से तोड़ दिया जाता है। जैसे कि किसी बहुत ही डरावनी सी लगने वाली कहानी के अंत में पता चले कि भूत को किसी की जान नहीं बल्कि सिर्फ एक पिंक जेलीबीन चाहिए थी। ये अचानक आया बदलाव उस पूरे डर को पूरी तरह से हल्के फुल्के मजाक में बदल देता है, जिससे डरने के बाद एक जोर की हंसी छूट जाती है। पर हाँ, अगर कहानी बड़े बच्चों के लिए है जैसे द क्लाउन ऑन द शेल्फ, तब अंत इतना प्यारा नहीं होता। जरा इस लाइन को देखिए, थैंक्स फॉर लेटिंग मी आउट। यहाँ कोई सिली ट्विस्ट नहीं मिलने वाला। यहाँ कहानी एक ऐसी जगह पर आकर छोड़ दी जाती है जो दिमाग में लंबे समय तक अटकी रहती है। जब एक क्लाउन डॉल जिसे अलमारी में बंद किया गया था वो अचानक बाहर आ जाए और एक पर्ची पर बस ये लिख दे, तो सोचिए वो अंत दिमाग के साथ कैसा खेल खेलता है। ये सच में चिलिंग है। चौथा और आखिरी हिस्सा, ये कहानियां सुनाने की असल कला या आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या है।
अगर एक बढ़िया स्टोरी टेलर बनना है तो कुछ बेहद ज़रूरी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप, कहानी सुनाने से पहले खुद उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि तय हो सके कि वो बच्चों की उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं। दूसरा स्टेप, माहौल बनाइए। कम रोशनी या कैंपफायर का इस्तेमाल करके एकदम परफेक्ट एटमॉस्फेरिक फील लाएं। और तीसरा स्टेप, ब्लैंकेट या पसंदीदा खिलौनों के साथ एक सेफ स्पेस जरूर बनाएं। ये स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि थ्रिल और सुरक्षा के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना रहे। कुछ और बहुत अहम परफॉर्मेंस टिप्स भी हैं जो काम आती हैं। एक असरदार तरीका ये है कि कहानी को बिल्कुल आखिरी पल तक इस तरह सुनाया जाए जैसे वो एकदम सच हो। आवाज को शांत लेकिन थोड़ा नाटकीय रखना चाहिए ताकि सस्पेंस धीरे धीरे बिल्ड हो सके। और सबसे जरूरी बात, कहानी खत्म होने के बाद उस डर वाली भावना पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। ये पूछना कि कहानी का और क्या अंत हो सकता था, इस पूरी गतिविधि के मनोवैज्ञानिक फायदों को दिमाग में अच्छे से बिठा देता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक आखिरी और थोड़े डरावने सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कोई आईना एक एनकोर यानी किसी धुन को दोबारा गाने की मांग कर सकता है? द मिरर्स रिप्लाई जैसी कहानियों की ये आखिरी कड़ी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि रोजमर्रा की आम सी लगने वाली चीजों के पीछे क्या छुपा हो सकता है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने इस रोचक जॉनरा को और गहराई से समझने के लिए एक नया नजरिया दिया होगा और शायद अगली बार आईने के सामने कुछ भी गुनगुनाने से पहले दिमाग में एक हल्का सा डर जरूर दस्तक